तो हर की भूमि हरियाणा के कोने कोने में बैठे सभी विद्यार्थियों का मैं अनिल कुमार जांगड़ी ऑनलाइन दुनिया में खुली बाह फैलाकर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो सबसे पहले बता दो मित्रों, वॉइस और वीडियो ओके है क्या? अगर ओके है तो यस लिख दो, अगर कट करा रही है तो नो लिख दो, पर जो भी आ रही है लिख दो। अब सबका स्वागत जी। तो मैं आज की क्लास आपके सामने लेकर तैयार और आशा उम्मीद करता हूं आप भी तैयार होंगे। अगर तैयार नहीं हो तो तैयार हो जाओ भैया। आज की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। बीती क्लासों में हमने क्वेश्चन नहीं किए थे, आज हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का, आपके साथ डिस्कशन किया जाएगा। चलो जी फिर आओ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, दिख गया होगा। ब्रिटिश सरकार ने हरियाणा का अधिकांश भाग पंजाब के अधीन कब किया था? यानी हरियाणा का वर्तमान का भूभाग पंजाब में कब विलय किया गया था? 1858, 1859, 1857 या 1870? बताओ जी, कमेंट करके आप बता दो, फिर मैं चर्चा शुरू कर देता हूं। आपको पता है अंग्रेजों से पहले हमारे भारत में किन का राज था? आप कहोगे सर मुगलों का। किन का राज था? मुगलों का राज था। ये लो जी, मुगलों का राज। मुगल, ये मुगल भारत में कब से कब तक रहे थे? 1526 से लेकर 1858 तक, यानी क्रांति तक। 57 कर दूं चाहे 58 कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। किंतु इस दौरान लगातार हरियाणा मुगलों के अधीन नहीं रहा था। मुगल जैसे जैसे कमजोर होते गए, वैसे वैसे भारत में एक नई शक्ति का उदय होता है, मराठा। किसका? मराठा। भारत में एक बार फिर मराठा आ जाते हैं मुगलों के बाद। किंतु इन मराठाओं से हमारा हरियाणा अंग्रेजों ने ले लिया। कौन सी संधि के तहत? सुरजी अंजनगांव की संधि। कौन सी? सुरजी अंजनगांव की संधि के तहत। यह संधि हुई थी 1803 में। कब हुई थी? 1803 की संधि के तहत अंग्रेजों ने हरियाणा को मराठाओं से ले लिया। किंतु पूर्णतः अंग्रेजों के अधीन कब आता है हरियाणा? पूर्णतः अंग्रेजों के अधीन, तो अंग्रेजों के अधीन कब आता है? तो 1809 और 10 में आता है। कब आता है? 1809 और 10 में। मुगलों का राज मुगलों से मराठाओं के पास आया हरियाणा। मराठाओं से सुरजी अंजन गांव की संधि के तहत अंग्रेजों और मराठाओं की लड़ाई हुई। लड़ाई में मराठाओं की हो गई हार। हार के बाद होती है संधि। कौन सी? सुरजी अंजन गांव की संधि 1803 में। इस संधि के तहत अंग्रेज हरियाणा पर अधिकार कर लेते हैं। किंतु पूर्णतः ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों का अधिकार हुआ था 1809 में। और कालांतर में अंग्रेजों ने हमारे साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भेदभाव किया। इस भेदभाव के कारण अपने हरियाणा में होती है क्रांति। कब हुई? तो बता देना, 10 मई 1857 को क्रांति होती है। वार था रविवार। क्या था? रविवार। क्रांति की शुरुआत हुई अंबाला से। इस क्रांति के दौरान हमने भाग लिया, किंतु क्रांति के बाद क्रांति रही असफल। असफलता के बाद हरियाणा का हिस्सा 1858 को किसको दे दिया? पंजाब को। क्यों दिया? क्योंकि पंजाब के अधिकांश लोगों ने, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अधिकांश लोगों ने किनका साथ दिया था? इन अंग्रेजों का साथ दिया था। और अंग्रेज खुश होकर पंजाब को हरियाणा का क्षेत्र दे देते हैं। कब? 1858 में। इसके बाद हमने लगातार मांग की पंजाब के साथ मिलाने के बाद कि हमको अलग राज्य बनाओ हिंदी भाषा के आधार पर। हमने पहला विद्रोह कर दिया भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर पहला विद्रोह किया था 1892 में। ये बात मैं यही समाप्त कर रहा हूं। इसका उत्तर होगा 1858। ये लो जी आपका हरियाणा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, हरियाणा की अवस्थिति भारत के किस ओर है? यानी हरियाणा भारत में कौन सी दिशा में है? पूर्व पश्चिम होगा, उत्तर पूर्व होगा, दक्षिण पश्चिम होगा या उत्तर पश्चिम होगा? बताओ जी। अंजू आप ख्याल करना, ध्यान देना, 1858 होगा ना कि 59। बताओ किस दिशा में है? चलो जी मैं दिशा निकालना सिखाता हूं आपको। यह रही आपके सामने भारत की मैप। किसकी मैप? भारत की मैप ले आता हूं मैं, फिर आपको मैं दिशा निकालनी सिखाऊंगा।
आओ जी दिशा का चर्चा कर लेते हैं। ये आपको दिख रहा है अपना सुंदर सा भारत, सबको दिख रहा है ना। आओ अब मैं आपको भारत के बारे में बताता हूं। किसी चीज की दिशा निकालते हैं तो किस प्रकार निकाली जाती है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए अपना हरियाणा कहाँ है। हरियाणा रहा ये, और ये देखो ऊपर भारत कहां से शुरू होता है, यहां से, यहां से शुरू होता है। नीचे भारत यहां से शुरू होता है और इधर भारत यहां से शुरू होता है। और मेरे मित्रों इधर भारत कहां खत्म होता है, गुजरात के पास। अब दिशा निकालनी हो तो सबसे पहले हमको चार ऐसे लाइनें बनानी होगी। कोई भी चीज की दिशा निकालें तो इस प्रकार, ये आपको पता चल चुका होगा दिशा निकालने का पहले ही, क्योंकि हमने ज्योग्राफी की क्लास की थी पीछे। ये ऊपर वाली दिशा होती है उत्तर, इसके नीचे होती है दक्षिण। कौन सी होती है, दक्षिण। ये होती है पश्चिम, और पश्चिम के अपोजिट कौन सी होती है, पूर्व। अब अपना हरियाणा यहां पड़ता है, नहीं तो ये पूरा उत्तर में आ रहा, नहीं ये पूरा पश्चिम में आ रहा, तो उत्तर क्या होगा इसका। आप बताओगे सर इसका उत्तर होगा उत्तर पश्चिम। क्या होगा, उत्तर पश्चिम होगा। अगर इसमें एक दिशा हो तो हम उत्तर की तरफ जाएंगे, किंतु यहां दिशा दो आ रही है एक साथ। देखो ये देखो, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो यहां हमारे दिशा कौन सी होगी, तो आप बताओगे सर ये होगी। क्या होगी, ये दिशा होगी। कौन सी, उत्तर पश्चिम दिशा होगी, ना कि दक्षिण पश्चिम। सी कैसे कर रहे हो, ये क्या बात है, सी कैसे बता रहे हो आप। ये देखो मैप बनाया था ना अभी, इसका उत्तर मेरे मित्रों क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी होगा। चले, चलो जी, ये देख लो हरियाणा यहां पड़ता है। अगर अकेली दिशा हो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तब तो उत्तर करनी है। अगर दो दिशा एक साथ हो तो ये उत्तर और पश्चिम होगी। चले, चलो जी। हरियाणा राज्य के करीब 300 मील दूर उत्तर में स्थित है। बताओ, हरियाणा राज्य खालिस्तान के करीब 300 मील दूर उत्तर में स्थित है। भूमध्य रेखा, ग्रीनविच रेखा, सरल रेखा या कर्क रेखा। अब मुझे बताओ, मैं रोज कहता हूं कि आप क्लास अटेंड किया करो, आपको आता है या नहीं आता वो कोई फर्क नहीं पड़ता, किंतु क्लास अटेंड करना बहुत जरूरी है। अब बताओ कहां से हरियाणा कहां पड़ता है, 300 मील दूर किससे है, वो भी उत्तर में। हरियाणा राज्य खालिस्तान के करीब 300 मील दूर उत्तर में स्थित है। कौन सी रेखा के उत्तर में 300 मील दूर स्थित है, बता दो। भूमध्य रेखा, गीता बता रही है। चलो गीता जी अब सुनो, ये हमारी है पृथ्वी, आप सबको दिख रही है। इस पृथ्वी के बीच एक रेखा है जिसको हम कौन सी रेखा बोलते हैं मित्रों, भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा जी, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ठीक है, इसके ऊपर का क्षेत्र होता है उत्तर का, इसके नीचे का होता है दक्षिण का। ये है 0 डिग्री। इसके बाद इसके ऊपर एक रेखा है कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। ये रेखा है 23.5 डिग्री। कितनी डिग्री, 23.5 डिग्री है। ये लो जी 23.5 डिग्री उत्तरी। ये अपने भारत के बीच से गुजरती है। कहां से गुजरती है, भारत के बीच से। और नीचे दक्षिण में एक 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा। कौन सी, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा, क्योंकि ये दक्षिण में पड़ती है भूमध्य के, ये उत्तर में पड़ती है। अपना भारत इस प्रकार है, इस रेखा के किस प्रकार, अभी देखो जी बताऊंगा आपको किस प्रकार है। ये लो जी, अपना भारत इस प्रकार है जी, इस रेखा की। आओ जी, यह रहा अपना भारत, और अपना हरियाणा भारत में यहां है। दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा, दिख रहा है। अब देखो ये कर्क रेखा है
और इस कर्क रेखा से 300 मील उत्तर में कौन सा होगा? अपना हरियाणा होगा। भूमध्य रेखा हमसे बहुत दूर पड़ती है मेरे मित्रों, तो इसका उत्तर क्या होगा? कर्क रेखा होगा। क्या होगा? कर्क रेखा। आपसे पूछ ले कि हरियाणा से कर्क रेखा किस दिशा में है, तो हरियाणा से तो कर्क रेखा किस दिशा में है? दक्षिण में। और कर्क रेखा से हरियाणा किस दिशा में है? तो उत्तर में। कितने मील दूर है? लगभग 300। कितनी? लगभग 300 मील। कल की क्लास में शायद मैंने इस बात का चर्चा किया था। चले, तो भूमध्य रेखा ये है जी, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ये नीचे वाली है मकर रेखा, और ऊपर है वो है, इसका नाम है कर्क रेखा। तो उत्तर होगा कर्क रेखा। कर्क रेखा अपने भारत के मध्य से गुजरती है। ये लो जी अगला क्वेश्चन एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर। क्या पूछा गया है तो बताओ भाई। हरियाणा की अक्षांशीय विस्तार स्थिति पूछिए, तो बताओ हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार कितना है? कितना होगा? कमेंट कीजिए एक बार, कितना होगा? 8 डिग्री 37 मिनट से 31 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश, या फिर 24 डिग्री 26 मिनट से 27 डिग्री 28 उत्तरी अक्षांश, या फिर 29 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 31 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, या फिर 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये आपके सामने सवाल है। यही तो हमने चर्चा किया था। ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर इस प्रकार एक भूमध्य रेखा है जो पूर्व से पश्चिम खींची गई है। पूर्व से पश्चिम खींचे जाने वाली रेखा कहलाती है अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा कहलाती है? अक्षांश रेखा। इस प्रकार खींची जाती है। ये सभी कौन सी कहलाती है? अक्षांश रेखा। तो आपसे पूछा जाए कितने अक्षांश है, तो 90 ही तो भैया अक्षांश रेखा के, सॉरी 90 ही तो भूमध्य रेखा के ऊपर है, 90 अक्षांश नीचे है भूमध्य के। कितने हैं? 90। समझ रहे हो आप? इन्हीं रेखाओं को क्या बोला जाता है? अक्षांश रेखा बोला जाता है। जो इस प्रकार खींची जाती है ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण, उनको कौन सी रेखा बोला जाता है? तो आप कहोगे सर देशांतर रेखा। कौन सी रेखा? देशांतर रेखा। उत्तर क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारा हरियाणा उत्तर में है, भूमध्य रेखा के उत्तर में है, उत्तरी गोलार्ध में। इस कारण क्या बोला जाता है? उत्तर लगेगा। यहां आप सोचो इधर बढ़ रहे हैं ना, उत्तर ही लगेगा। चले, चलो जी, आप सबका सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है। बताओ हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है जी? बताओ। 34,212 वर्ग किलोमीटर, 22,312 वर्ग किलोमीटर, 33,212 वर्ग किलोमीटर, या 44,212 वर्ग किलोमीटर। अब मुझे इसका जवाब दो आप। आपको आता है या नहीं आता? आता है तो मुझे इसका जवाब अभी दो। चलो मैं चर्चा करता हूं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जी? भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान बड़ा। छोटा भारत का है क्षेत्रफल में गोवा। कौन सा है? गोवा। जब मैं बात करूं अपने हरियाणा की, तो हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है जी? तो आप बताओगे 44,212 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। अब आपसे कोई पूछ ले, अब कोई आपसे पूछ ले कि ये भारत का कितना प्रतिशत है? बताओ भारत का ये कितना प्रतिशत है? मुझे एक बार कमेंट करके बता दो। बताना कमेंट करके, भारत का ये कितना प्रतिशत है? तो ये भारत का लगभग, पूछ ही ले तो कोई आप बता देना कि सर भारत के लगभग क्षेत्रफल का है
कितना है कमेंट करो, एक बार कमेंट करके बताओ कितना है, कितना है। तो आप बता देना 1.34%। ओके, सबसे बड़ा रहेगा राजस्थान और सबसे छोटा रहेगा गोवा। और अपने भारत के क्षेत्रफल का हरियाणा कितना है, तो कमेंट करके बता देना 1.34%। बिल्कुल जी गीता जी, आपकी बात एकदम ठीक है। बाकी क्या कर रहे हो बबीता जी, स्वागत है बबीता जी। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला पूछे क्षेत्रफल में, तो आपको 3 बातें याद रखनी होगी। कौन कौन सी 3 बातें? ये तो राज्य आपके याद हो जाएंगे, इनको तो मैं अलग ही छोड़ देता हूं, अगर नए हो तो भी कोई बात नहीं, भारत की बातें हैं। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला 1966 में गठन के समय था हिसार। गठन के समय की बात हो रही है। जब मैं बात करूं 2025 की, तो बड़ा है आज तक सिरसा। कौन सा है क्षेत्रफल में बड़ा है? सिरसा। जब मैं छोटे की बात करूं, कब? 1966 में तो छोटा था इस टाइम जींद। कौन सा था? जींद। और 2025 में छोटा है कौन सा? तो बता दो भाई कौन सा है? फरीदाबाद। कौन सा बात? फरीदाबाद। चले, ये बातें आपको याद रखनी है। 25 में बड़ा सिरसा, छोटा फरीदाबाद, 1966 में हिसार था और छोटा जींद था। ये आपको विशेष विशेष बातें। चलो जी, चले, चलो फिर ये लो जी। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में हरियाणा का खालिस्तान प्रतिशत हिस्सा है, यानी भारत का 100%। ये अपना भारत है। क्या है? भारत है। आपको दिख रहा है? देख लो, नहीं दिख रहा तो ये भारत है। इसका कितना हिस्सा है हरियाणा? ये 100% है कुल अपना भारत। ये लो जी 100% है। तो हरियाणा कितना हिस्सा घेरे बैठा है? तो हरियाणा तो इतू सा हिस्सा, कितू सा? इतू सा। ये इतू सा हिस्सा 100% का कितना है? तो आप बताओगे सर कितना है? 1.34% है। कितना है? 1.34% हिस्सा है भारत के कुल क्षेत्रफल का। किंतु आपसे पूछ ले हरियाणा में जनसंख्या कितनी रहती है? भारत के क्षेत्रफल का तो हमको पता चल गया, ये लो जी क्षेत्र का। किंतु जन कितना निवास करता है यहां? तो यहां भारत का लगभग 2.09% जन निवास करता है, यानी जनसंख्या निवास करती है। भारत की 100% जनसंख्या की 2% जनसंख्या अपने हरियाणा में निवास करती है। और भारत के 100% क्षेत्रफल का हरियाणा कितना हिस्सा रखता है? तो 1.34%। तो इसका उत्तर है, आपको पता चल चुका है क्या होगा, तो बता देना सर क्या होगा? 1.34%। चलें, चलो जी फिर ये लो जी। क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है? ओहो, 2011 की जनगणना की बात हो रही है। कौन सी गणना की? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है, वो बताओ। ये लो जी, जनगणना 2011 के अनुसार पूछा है जी, बताओ। ऐसे चलने दूं क्लास में, ऐसे ज्यादा स्पीड से कराऊं या ऐसे आराम से चलने दूं? आप मुझे बता दो कि आप सीधा बोलो कि सर इसके उत्तर के निशान लगाओ, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बताओ भाई, बताओ मुझे। 21वां कौन सा है? 21वां, बिल्कुल जी। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारा स्थान था क्षेत्रफल में कौन सा जी? बता दो कौन सा? 21वां था, ठीक है। किंतु वर्तमान में अब हमारा स्थान हो गया है 20वां। कौन सा हो गया है? 20वां। क्यों हुआ? कारण क्या था इसका? कारण एक आता है हमारे सामने। 2014 में एक नया राज्य बना जिसका नाम था तेलंगाना। तेलंगाना। इस तेलंगाना के कारण
आंध्र प्रदेश टूट गया, टूटने के कारण हमारा स्थान 20वां हो गया। कौन सा हो गया? 20वां। क्षेत्रफल में हमारा स्थान कौन सा है? 21वां। किंतु आपसे पूछ ले कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का कौन सा स्थान है? बताओ, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का कौन सा स्थान है? कमेंट करके बताओ एक बार मुझे, फिर मैं आगे चर्चा करूंगा। इसका उत्तर आपको पता चल गया है कौन सा है? 21वां है। कौन सा है? 21वां है। चलो फिर, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पंचकुला, फरीदाबाद, सिरसा, गुरुग्राम। बता दो। आपसे पूछे हरियाणा की वित्तीय राजधानी कौन सी राजधानी? हरियाणा की वित्तीय राजधानी कौन सी है? बताओ कौन सी? हरियाणा की वित्तीय राजधानी, वित्तीय राजधानी आप समझते हो, धन दौलत वाली। तो हमारी हरियाणा की वित्तीय राजधानी है गुरुग्राम। कौन सी है? गुरुग्राम है। ये लो जी राजधानी, कौन सी? वित्तीय राजधानी। जब मैं बात करूं क्षेत्रफल में छोटा, क्षेत्रफल में छोटा किंतु जनसंख्या में बड़ा, ये लो जी जनसंख्या में बड़ा, तो जनसंख्या में बड़ा है फरीदाबाद। और क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा है? क्षेत्रफल में बड़ा है भैया सिरसा। कौन सा है? क्षेत्रफल लिख लो आगे, क्षेत्रफल। ये लो जी क्षेत्रफल में बड़ा यह रहेगा पंचकुला। तो पंचकुला की क्या बात है, कुछ बातें तो बतानी पड़ेगी। तो पंचकुला का पंचरंगा अचार फेमस है। पंचरंगा, कौन सा अचार? पंचरंगा अचार फेमस है भैया। ये लो जी। और गुरुग्राम का लिंगानुपात भी भैया हरियाणा में सबसे कम है। क्या? लिंगानुपात। ये याद भी रखना कि आपसे पूछ ले हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात किसका है, तो गुरुग्राम का सबसे ज्यादा है मेवात का। चलो जी, इसका उत्तर क्षेत्रफल में बड़ा आप समझ गए कौन सा होगा? सिरसा होगा। आओ, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ओ हो, ये तो कोई बात है ही नहीं। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम? ये आप सरल से बता दोगे, किंतु मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। आओ, महत्वपूर्ण बातें कौन सी? कि हरियाणा के साथ साथ किन की सीमा लगती है? हरियाणा के साथ किस किस की सीमा लगती है? तो हरियाणा के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है राजस्थान की। किसकी? राजस्थान की। राजस्थान के बाद आप याद रखना उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद आप याद रखना पंजाब। क्या रखोगे? पंजाब। पंजाब के बाद आप रखोगे हिमाचल। हिमाचल के बाद आप रखोगे उत्तराखंड। कौन सा क्षेत्र है? उत्तराखंड। ये राज्य सीमा बनाते हैं किसके साथ? हरियाणा के साथ। राजस्थान की सीमा है लगभग 1262। उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगाता है लगभग 330 किलोमीटर की। पंजाब के साथ सीमा लगाता है ये कितनी? 250 की। अब मुझे बता दो उत्तराखंड के साथ कितनी सीमा लगाता है? बता दो, उत्तराखंड और हिमाचल के साथ कितनी सीमा लगाता है? कमेंट करके बताओ। गीता बता रही है 225 है। लक्ष्मी स्वागत है जी। बताओ हिमाचल के साथ अपनी कितनी सीमा लगती है? उत्तराखंड, चलो मैं बता दूं किसी के डाउट ना रहे, 11 किलोमीटर। अब एक आपको बतानी है, मुझे नहीं पता इसका, आप जितना पढ़ा लिखा तो मैं हूं नहीं, बता दो। सबसे ज्यादा लगती है राजस्थान के साथ 7 जिलों की, और इधर एक की लगती है उत्तराखंड के साथ यमुनानगर की। किसकी? यमुनानगर की। चले, चलो जी, इनकी सीमा हमारे साथ नहीं लगती, ये हमारे पड़ोसी है ही नहीं। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ओहो, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। गुजरात है, पंजाब है, राजस्थान है या उत्तर प्रदेश है? बताओ भाई, कौन सा राज्य हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में है? ये तो सरल सा क्वेश्चन आप बता दोगे, किंतु एक विशेष बात है, आप याद रखना। 2 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्षेत्रफल में बड़ा है राजस्थान है, 3,00,000
42,000 वर्ग किलोमीटर में फैला, 42,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है, जब मैं जनसंख्या की बात करूं तो जनसंख्या में बड़ा है उत्तर प्रदेश, अपने को याद रखनी है 20 करोड़। ओहो, कितनी है? 20 करोड़। 2011 की जनगणना की बात हो रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी 121 करोड़। कितनी थी? 121। ऊपर वाली तो इसने ले रखी है अकेले उत्तर प्रदेश ने। राजस्थान की कोई ज्यादा नहीं है, 6 करोड़ 86 लाख। कितनी है? 6 करोड़ 86 लाख, जिनमें से एक मैं भी हूं भैया, 686। ठीक है, इसका उत्तर आपको पता चल चुका है, कौन सा होगा? राजस्थान। वेरी गुड जी, सबका सी आ रहा है। क्या होगा? राजस्थान होगा। चले, राजस्थान का मतलब होता है राजाओं का निवास स्थान। जैसे आपके हरियाणा का अर्थ होता है हर की भूमि, यानी हरि का निवास, इसी प्रकार राजस्थान का मतलब होता है राजाओं का आवास। चले, चलो फिर, कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित है? ओहो, हरियाणा के पूर्व में स्थित है राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर, गुजरात, उत्तर प्रदेश। अपने को पता है इसकी सीमा नहीं लगती, तो ये नहीं होगा। नहीं लगती गुजरात की, 2 बचे हैं। तो राजस्थान के साथ हमारी सीमा सबसे ज्यादा है, लगभग 1262। और उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश के साथ हमारा विशेष लगाव है। क्या लगाव है? तो 1858 से पहले हम किसका हिस्सा थे? उत्तर प्रदेश के थे। किसके थे? उत्तर प्रदेश के थे। इसके बाद हम पंजाब में मिलाए गए। इसके साथ सीमा लगाती है हमारी एक नदी, जिसका नाम है यमुना। कौन सी है? यमुना। और यमुना की बात करूं तो ये यमुना हरियाणा की पूर्वी साइड बहती है, तथा उत्तर प्रदेश हरियाणा के मध्य लगभग 330 किलोमीटर की सीमा बनाती है। तो इसका उत्तर उत्तर प्रदेश होगा। चले, चलो भाई मेरे मित्रों, यहां जम्मू कश्मीर की बात करूं तो पहले 370 थी यहां धारा, इसका चर्चा करना औचित्य की बात नहीं है। यहां बताओ, हरियाणा खालिस्तान ओर से दिल्ली को घेरता है, यानी हरियाणा दिल्ली को कितनी ओर से घेरता है? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? बताओ भाई, हरियाणा दिल्ली को कितनी ओर से घेरता है? बताओ कितनी ओर से घेरता है, करो कमेंट, कमेंट करके बताओ। 3, बिल्कुल जी, उत्तर क्या होगा? 3। ये 3 दिशा कौन सी है? ये 3 दिशा कौन सी है? चर्चा करें, चलो फिर करते हैं। ये लो जी, पहली दिशा होगी उत्तर। क्या होगी? उत्तर। उत्तर में हम बैठे हैं। फिर दूसरी होगी इसके सामने वाली दक्षिण। फिर कौन सी होगी? पश्चिम। इन तीनों ओर हरियाणा के कौन हरियाणा के नहीं बल्कि दिल्ली के कौन बैठा है? अपना हरियाणा। अब एक दिशा बचती है, इस ओर कौन नहीं है? तो अपने हरियाणा वाले नहीं है। कौन सी ओर? पूर्वी साइड। अब आपसे पूछ ले कि दिल्ली की पूर्वी साइड कौन सा राज्य सीमा बनाता है? क्योंकि भैया एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। एग्जामिनर ये भी जानता है कि ये जरूर बताइए टीचर ने कि तीनों ओर दिल्ली को हरियाणा घेरता है, एक और नहीं घेरता, वो पूर्वी साइड है। पर पूर्वी साइड कौन सा राज्य सीमा लगाता है दिल्ली के? कमेंट कीजिए, क्या उत्तर आता है आपका? इसका लक्ष्मी, बबीता, रीना राजपूत सब बता रही है 3 होगा। पर अब मुझे बताओ कमेंट करके, अगर नहीं पता तो बोल दोगे सर हमको कोई आइडिया नहीं है, आप हमको बताओ। तो बताओ भाई क्या होगा? आ रहा है क्या किसी का? नहीं आ रहा। चलो फिर, ये लो जी, अपना हरियाणा में हरियाणा के हिसाब से बता देता हूं। ये लो, हरियाणा दिख रहा है आपको? दिख गया सबको? किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? अब बताऊंगा मैं कौन से की सीमा कहां लगती है। आओ, चलो,
आपको पता है अपने यहां सीमा लगती है यमुनानगर से लेकर इधर पलवल तक, किसकी? आप बताओगे सर यूपी की। किसकी लगती है? यहां हमारे सीमा लगती है यूपी की और इधर पड़ती है दिल्ली। तो पूर्वी साइड कौन सीमा बनाता है दिल्ली के साथ? तो अब आप सीधा बताओगे सर उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश। हाँ बबीता जी, कैसे हाथ दिखा रहे हो? बताओ क्या कहना चाहते हो? समझ में नहीं आई मेरे, दोबारा बताओ। चलो चलते हैं अगली ओर। ये लो जी अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सीधा आया। हरियाणा की सीमा सबसे अधिक और न्यूनतम क्रम से किसके लगी हुई है? सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए सबसे ज्यादा किसके साथ लगी है, फिर न्यूनतम किसके साथ लगी है, ये बताना है। न्यूनतम और अधिकतम सोच के बताना। राजस्थान उत्तराखंड, उत्तराखंड व दिल्ली, हिमाचल या राजस्थान, या दिल्ली राजस्थान? बताओ इसका उत्तर क्या होगा, करो कमेंट। अब सबसे पहले प्रियंका बता रही है सर ए होगा, रीना ने बताया ए होगा, शर्मिला भी ए बता रही है। फिर बाकी क्या बता रहे हो? बाकी क्या बता रहे हो? बाकी कुछ नहीं बता रहे। चलो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा आपको। हमारी सीमा सबसे ज्यादा लगती है राजस्थान के साथ। किसके साथ? राजस्थान के साथ। कितने जिले बनाते हैं? 7, और उत्तराखंड के साथ केवल 1। आइए वापिस मैप पर चर्चा करते हैं। हमारे राजस्थान के साथ किस किस की सीमा लगती है तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको याद रखना है सिरसा। 1 नंबर सिरसा रहेगा, ये लो जी 1 नंबर सिरसा। दूसरा रहेगा फतेहाबाद। कौन सा रहेगा? फतेहाबाद। फतेहाबाद के बाद आपको याद रखना है हिसार। हिसार के बाद हम जाएंगे भिवानी 4 नंबर। भिवानी के बाद महेंद्रगढ़ 5, और इसके बाद रेवाड़ी 7, और 6, और लास्ट बच गया मेवात। कितनी? 7 जिलों की। और उत्तराखंड के साथ केवल 1। कौन सा नगर? यमुनानगर। कौन सा नगर? यमुनानगर। ये आपके याद होने चाहिए। राजस्थान के कल्चर का प्रभाव इन जिलों में साफ दिखता है, ज्यादा दिखता है सिरसा में। सिरसा के बाद फतेहाबाद में भी थोड़ा दिखता है। बाकी इंसार में राजस्थान का ज्यादा प्रभाव नहीं दिखता। इंसार राजस्थान में दिखाता है अपना प्रभाव, यानी इंसार के साथ साथ जहां राजस्थान की बॉर्डर लगती है वहां राजस्थान में हरियाणवी कल्चर दिखेगा, देश वाली दिखेगी। चलो ये था, आपको पता चल गया। यहां 1262 याद रखनी है और दूसरी ओर आपको याद रखनी है केवल 11। चलो, नदी उत्तर प्रदेश को हरियाणा से अलग करती है। बताओ, खालिस्तान में पूछा है कौन सी नदी अलग करती है, तो बताओ भाई कौन सी अलग करती है। सबसे पहले शर्मिला, प्रियंका, मनीषा, वेरी गुड। सबका उत्तर डी आ रहा है। क्या आ रहा है? डी आ रहा है। चलो जी, आपका डी आया है तो मैं आपको कुछ अन्य बातें और बताऊंगा। चलो क्या बताऊं? तो बताओ भाई, क्या बताऊं यमुना नदी की? कुछ आप बताओ, कुछ मैं बताता हूं, सुनो फिर। यमुना की 3 बातें तो मैं विशेष विशेष बताता हूं। गंगा की सबसे बड़ी सहायक। किसकी? गंगा की सबसे बड़ी सहायक। दूसरी विशेष बात यह है, यह हरियाणा में लगभग 330 किलोमीटर बहती है। और कौन सी दिशा में बहती है? तो आप बताओगे सर पूर्वी दिशा में। कौन सी में? पूर्वी दिशा में। और इस नदी के कुछ उपनाम है। क्या है? कुछ उपनाम है। वो उपनाम आप कमेंट करके मुझे बताओ जी। इस नदी के कुछ उपनाम है, वो आप कमेंट करके मुझे बताओ। पूछा जा सकता है आपसे, कमेंट कीजिए। नदी के कुछ उपनाम है वो करो कमेंट। ये हरियाणा में सबसे पहले यमुनानगर में प्रवेश करती है, ये मैं और बता देता हूँ, यमुनानगर। किंतु मुझे तो ये चाहिए इसके उपनाम क्या क्या है। किसकी पुत्री, किसकी बहन? कालिंद्री,
यम की बहन, बिल्कुल जी, यम की बहन, यम की बहन, शनिदेव जी की बहन, किनकी? शनिदेव जी की बहन, सूर्य पुत्री। कौन सी पुत्री? सूर्य पुत्री, छाया की पुत्री। पुराणों में इसका नाम हमको मिलता है कालिंद्री। चले, चलो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गंगा आप जानते हो भारत की सबसे पवित्र नदी। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, पश्चिम में, उत्तर में, पूर्व में, दक्षिण में। बताओ भाई। बताओ कौन सी साइड बनाती है? चलो जी फिर बात करते हैं उद्गम। इस नदी का उद्गम बता दूं मैं आपको। उद्गम कहां से होता है? यमुनोत्री से। कहां से? यमुनोत्री, यमुनोत्री, ये लो जी, यमुनोत्री ग्लेशियर। इसकी कुल लंबाई क्या? कुल लंबाई तो कितनी है बताओ? तो बता देना, लगभग 1376 किलोमीटर। कितनी है? 1376। और अपने हरियाणा में लगभग 330 है। और विशेष बातें आपको आगे बता दी जाएगी। सीमा बनाती है पूर्वी साइड। चलो, यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्न में से किस जिले की सीमा नहीं लगती? ओहो, ये बताओ, तो ये बताओ मेरे मित्रों, यमुना नदी के साथ हरियाणा में निम्न में से किस जिले की सीमा नहीं लगती? बताओ। तो इसका उद्गम आपको पता चल चुका है, यमुनोत्री। और ये गंगा में कहां जाकर मिलती है? गंगा में, गंगा में विलय। तो गंगा में विलय कहां होता है? तो गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब की सब कहां जाकर मिलती है? तो प्रयागराज में ये सभी एक होती है। कहां होती है? प्रयागराज में। अब मुझे बताओ, हरियाणा का पानीपत नहीं है कि रोहतक नहीं है कि यमुनानगर नहीं है कि सोनीपत नहीं है? सबका उत्तर बी। क्या आ रहा है? बी आ रहा है, बिल्कुल जी। पानीपत भी होगा, यमुनानगर भी होगा और सोनीपत भी होगा। सबसे पहला जिला आता है यमुनानगर और अंतिम जिला आता है पलवल। चलो, ये लो जी अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अब की बार फिर एक बार बताना है, हरियाणा का कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगाता है या लगी हुई है? नूह, नो, नू इसका उत्तर नहीं होगा। फतेहाबाद, चलो मैं बता देता हूं। फतेहाबाद सीमा बनाता है किसके साथ? तो दो राज्यों के साथ। एक राज्य होगा हमारा पंजाब और एक राज्य होगा हमारा राजस्थान। जब मैं बात करूं किसकी? यमुनानगर की, तो इसके साथ तीन राज्यों की सीमा लगती है। हिमाचल प्रदेश, दूसरा होगा उत्तराखंड, तीसरा होगा ये लो जी यूपी। जब रोहतक की बात करूं तो रोहतक के साथ किसकी सीमा लगती है? तो इसके साथ कोई नहीं होगा। कि कोई नहीं होगा। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से जिले के साथ किसी अन्य राज्य की सीमा नहीं लगती, तो आप बताओगे कोई नहीं। नू की बात करूं तो नू आपको याद ही रहेगा। कौन सा स्थान? राजस्थान। कौन सा स्थान? राजस्थान। चले, आओ जी। चलो, इसका उत्तर आपको पता चल चुका है, यमुनानगर। जिस प्रकार अपने हरियाणा की वित्तीय राजधानी गुरुग्राम है, उसी प्रकार राजनीतिक राजधानी किसको बोला जाता है? रोहतक को, क्योंकि यहाँ राजनेता बहुत हुए हैं। हरियाणा का निम्न में से कौन सा जिला पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है? हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी बात हो रही है, जो पंजाब के साथ भी बॉर्डर लगाता है और हिमाचल प्रदेश के साथ लगाता है। पंचकुला होगा, यमुनानगर होगा, करनाल होगा, अंबाला होगा? इसका उत्तर मुझे बता दो। 1857 की क्रांति की शुरुआत हरियाणा में कहां से हुई थी? तो अंबाला से हुई थी। ये मैं लिख देता हूं, क्रांति की शुरुआत
यहां वो श्याम सिंह नाम का गद्दार व्यक्ति धोखा कर देता है, इस कारण क्रांति है सफल रही अपने हरियाणा में। करनाल को बोला जाता है कल्पना चावला की नगरी। किसकी? कल्पना जी की नगरी। जब मैं बात करूं यमुनानगर की, तो यमुनानगर में एक स्थान पड़ता है छछरौली। कौन सा? छछरौली। और इस छछरौली को बोला जाता है हरियाणा की चेरापूंजी। क्या बोला जाता है? हरियाणा की चेरापूंजी। सबसे ज्यादा वर्षा किसी स्थान पर होती है हरियाणा में, वो है छछरौली। और पंचकुला उत्तर किसका आ रहा है? पंचकुला किसका बता रहा है आप? ए। चलो जी, चलो फिर इसका उत्तर आपको पता चल चुका है। आओ, हरियाणा का कौन सा जिला राज्य के 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है? पंचकुला, जींद, चरखी दादरी, भिवानी। ओहो, बताओ। तो भिवानी को बोला जाता है छोटी काशी। कौन सी काशी? छोटी काशी मेरे मित्रों, छोटी काशी। जब बात करूं मैं चरखी दादरी की, तो हरियाणा का सबसे नवीन जिला। कौन सा जिला? नवीन जिला। जब मैं चर्चा करूं जींद का, तो इसको बोला जाता है हरियाणा का हृदय। क्या बोला जाता है? हरियाणा का दिल बोला जाता है। ये लो जी, दिल। ओहो। और बच्चा क्या है? पंचकुला। क्या बच्चा है? पंचकुला। ये 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। किस किस के साथ? बताओ, किस किस के साथ ये 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो पंजाब और हिमाचल। और इसका उत्तर होगा जींद। क्या होगा? जींद होगा। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन पर। आओ, हरियाणा का वह जिला कौन सा है जिसकी सीमाएं किसी दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती? ओहो हो, बताओ कौन सा होगा? रोहतक, चरखी दादरी, एबे, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? सोनीपत तो कन्फर्म है। अब इन दोनों का चर्चा करना है। बताओ भाई, रोहतक होगा, चरखी दादरी होगा, ये दोनों होंगे, या इनमें से कोई नहीं होगा, या सोनीपत होगा? चलो बताना एक बार मुझे। बताओ भाई, बताओ। या मैप निकालें? रोहतक। पर सी कौन बता रहा है जी इसका? वो। चलो चर्चा करते हैं। चर्चा करना भी जरूरी है कुछ बातों का, वरना फिर पता क्या चले जज्बातों का। कि कौन से ऐसे हरियाणा के 2 जिले हैं जिनकी सीमा अदर राज्य के साथ नहीं लगती? चलो चर्चा करते हैं। एक बता रहे हो आप रोहतक, यह रहा रोहतक। नहीं जी, इसकी सीमा तो आपको पता चल चुकी है, नहीं बनाता। दूसरा ऑप्शन क्या था? चरखी दादरी। क्या था? चरखी दादरी। अब मुझे बताओ, लगती है या नहीं लगती? ये तो मैप ही पुराना है, क्या करें? बताओ, क्या लगता है आपको? महेंद्रगढ़। बिल्कुल जी। चलो, रोहतक तो कन्फर्म है, ये तो कन्फर्म है। मैं अभी आपको मैप निकालता हूं। ये डाउट आपके नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैप के बिना ये बातें नहीं आती। इतिहास की 2 आंखें होती है, डेट और मैप। ये दोनों आपको अच्छी तरह आने चाहिए भैया। ये क्या लफड़ा हो गया? क्या बात है। चलो, ये मैप नहीं निकल रहा एक बार, क्योंकि
बिल्कुल शर्मिला जी, दोनों की नहीं लगती। बहुत बढ़िया। अब आओ वापिस, ये आप मैप में देखना दोनों के दोनों, तब अच्छे से समझ में आएंगे। मैं ऐसे कह दूं कि दोनों की नहीं लगती, दोनों की लगती है, ऐसे मैप समझ में आएगा तभी ये याद रहेंगे। चले, चलो जी, आओ जी, ये मैप तो पुराने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, हरियाणा के किस जिले को राजस्थान ने तीनों ओर से घेर रखा है? हरियाणा के कौन से जिले को राजस्थान ने तीनों ओर से घेर रखा है? अब आपको सीधा याद रखना है किसके साथ राजस्थान की सीमा लगती है। आपको नहीं पता कि घेर रखा है या नहीं घेर रखा, हमने दिल्ली को घेर रखा है ये कन्फर्म पता है, किंतु ये अपने को नहीं पता कि हम राजस्थान के भी बाप बने बैठे हैं या राजस्थान हमारा बना बैठा है, ये नहीं पता हमको। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमने पढ़ा नहीं। चलो छोड़ दो सब बातें, आपने ये तो पढ़ा है कि राजस्थान के साथ किस किस की सीमा लगती है, सोनीपत की नहीं। देखो उत्तर सामने सीधा पड़ा है, अगर निकालना चाहो तो राजस्थान के साथ महेंद्रगढ़ की सीमा लगती है इनमें से केवल, तो उत्तर इसका महेंद्रगढ़ जो तीनों ओर से घिरा हुआ है राजस्थान से। हरियाणा के कृषि वैज्ञानिकों ने हरियाणा की भौतिक स्थिति की बात बताई है, तो बताओ हरियाणा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जसवीर सिंह ने हरियाणा को भौतिक विभाजन कितने भागों में किया है, यानी हरियाणा को कितने भागों में बांटा है डॉक्टर जसवीर सिंह ने, वो आप बताओ मुझे कमेंट करके, जल्दी कीजिए कमेंट, फिर मैं कुछ बातें आपको विशेष बताऊंगा। अब आओ जी, आप सबने बता दिया अपनी ओर से, अब मेरी ओर से कुछ बातें सुन लो। ये क्या बता रहे हो 5 भाग? ये कैसे हो सकते हैं 5 भाग? ये तो बात बहुत गलत है जी, ये बात तो बहुत गलत है जो 5 बता रहे हैं। मैं जोर जोर से आवाज दे के बता रहा था कितने भागों में, कितने भागों में, 8 में। कितने में था? 8 में। अब सुनो, आप क्या गुंडे बनोगे, मुझे बदनाम कराओगे, आपका कुछ जाना नहीं, हम मेरे कुछ आना नहीं। डॉक्टर जसवीर हरियाणा को भौगोलिक आधार पर कितने भागों में बांटता है, भौतिक विभाजन कितने भागों में? 8 में। सुमन कह रही है डीओ, के बात सुमन, दिक्कत कहां है? तो अब सुनो, जब मैं बात करूं डॉक्टर जसवीर की, तो इसने हरियाणा को 8 भागों में, कितने भागों में? 8 भागों में। किंतु डॉक्टर जसवीर ने हरियाणा की मिट्टी को कितने भागों में बांटा है? मिट्टी, तो डॉक्टर जसवीर ने बताया कि हरियाणा में कितने प्रकार की मिट्टी है? 6 प्रकार की मिट्टी है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की मिट्टी। और भौतिक विभाजन कितने भागों में किया है? विभाजन कौन सा, भौतिक बोलो या भूगोलिक बोलो, बात एक ही है जी। विभाजन इसने 8 भाग। कितने भाग मिट्टी के तो बताए कितने, तो बताना 6, और भौतिक विभाजन किया है 8 भागों में। किंतु एक व्यक्ति अलग है, क्या? एक व्यक्ति और है जिसका नाम आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो आज याद रखना, उस व्यक्ति का नाम है अमल भार्गव। क्या है? अमल भार्गव, एम एल भार्गव। अमल भार्गव ने हरियाणा को 3 भौतिक प्रदेशों में, कितने भौतिक प्रदेशों में? 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। भौतिक प्रदेश बताए हैं कितने? 3। 3 कौन कौन से बताए हैं वो भी आपको याद रखने होंगे, मैंने उस दिन बताए थे आपको। पहला भाई ने बताया था कुरुक्षेत्र वाला, कौन सा? कुरुक्षेत्र के बाद 2 नंबर बताया था इसने, कौन सा जी? बटियाना। कौन सा? बटियाना, बाटी राजपूतों की अधिकता थी। 3 नंबर बताया था इसने हरियाणा, कौन सा? हरियाणा। याद है कि नहीं है? डॉक्टर जसवीर 8 भागों में, शिवालिक, अरावली, मरुस्थल, बालुका स्तूप, युक्त, तारांकित, वो 8 भाग इधर अमल भार्गव बांटता है कितने भागों में? 3 में। कितने में?
3 में, और मिट्टी को डॉक्टर जसवीर ने कितने भागों में बांटा था? तो 6 में, और हरियाणा को 8 में। चलो फिर, हरियाणा के किस जिले में सबसे ऊंची चोटी करो है? हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करो है, अंबाला में है, नूह में है, कुरुक्षेत्र में, या पंचकुला में है? अब आप कहोगे सर हमको पता है, अपने हरियाणा के कौन से क्षेत्र में? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में शिवालिक। कौन सी रेंज है? शिवालिक रेंज है। शिवालिक की पहाड़ियों में, कौन सी पहाड़ियों में? ये लो जी, शिवालिक। शिवालिक पहाड़ियों के अंदर एक छोटी रेंज आती है, उसका नाम क्या है? मोरनी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? मोरनी की पहाड़ी। और इन मोरनी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप बताओगे सर करहो। कौन सी है? करहो। मोरनी की पहाड़ियां किसका भाग है? शिवालिक का। और करो किसका भाग है? मोरनी की पहाड़ियों का। ये शिवालिक हिमालय का है वैसे, ये लो लिख देता हूं हिमालय, सब कुछ डाउट कन्फर्म होने चाहिए आपके। ये लो जी, हिमालय, हिमालय का शिवालिक है, शिवालिक की मोरनी है, और मोरनी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करो कौन से जिले में? पंचकुला में। कौन से? पंचकुला में, बिल्कुल जी। 1514 मीटर। कितनी है? 1514 मीटर। चले, ये लो जी अगला क्वेश्चन। हरियाणा के किस जिले के निकट मोरनी की पहाड़ियां हैं? कौन सी पहाड़ियां? मोरनी की पहाड़ियां। अंबाला होगा, करनाल होगा, यमुनानगर होगा, या फिर पंचकुला होगा? बताओ इसका उत्तर मुझे, बताओ इसका उत्तर क्या होगा? अंबाला। अंबाला में भारत का लगभग, किसका? भारत का लगभग 35% 35% वैज्ञानिक उपकरण बनाया जाता है। जब मैं करनाल की बात करूं तो भैया, करनाल को कहते हैं चावल का कटोरा, धान का कटोरा। पर ये कई जिलों को कहते हैं, अपने को इतना ज्यादा डीप नहीं जाना। यमुनानगर, यमुना नदी का प्रवेश द्वार यमुनानगर में है। और इसका उत्तर आप क्या बता रहे हो? डी। क्या बता रहे हो? डी। सुमना के बात वी कैसे बता रहे हो? पढ़ते नहीं कि याद नहीं होता, कुछ और टेंशन है, कुछ और बात है? तो बताओ क्या दिक्कत है आपकी? आपका भाई जोगिंदर आपके साथ है, बताइए क्या बात है? इसका उत्तर डी होगा सुमन। क्या होगा? उत्तर होगा डी। पर आपकी बात क्या है, इसे गलत क्यों कर रहे हो? कोई बात नहीं, सीखोगे धीरे धीरे। गिरिपाद मैदान को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? बताओ जी। गिरिपाद मैदान को जब मैंने पढ़ाया उस टाइम कई बातें बताई थी कि इसका स्थानीय नाम ये है, गगर नदी को ये कहते हैं, मारकंडा को ये कहते हैं। गिरिपाद का स्थानीय नाम मैंने बताया घर है। क्या कहते हैं? घर कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा घर है। क्या होगा? घर आजा परदेसी तेरा देश बुलावे। तो इसको कहते हैं घर। क्या कहते हैं? घर भी थोड़ी कहते हैं खादर बागर, घर कहते हैं। खादर क्या होता है, बागर क्या होता है? सुनो फिर, आज डाउट आपका मैं कन्फर्म कर देता हूं। पहले आप बताओ, खादर किसे कहते हैं, बागर किसे कहते हैं? कमेंट करके बताओ। खादर और बागर में अंतर बताइए आप, फिर मैं बताऊंगा आज आपको। ये नाम आपके सामने बार बार आते हैं, खादर और बागर। आज के बाद ये नाम आपके सामने कभी नहीं आएंगे, मुसीबत नहीं बनेंगे जरूर। बता दो। बताओ भाई, आज के बाद ये मुसीबत नहीं बने। एक है बागर, एक है खादर। चलो फिर, नदियों द्वारा जो नई मिट्टी आती है, किसके द्वारा? नदियों द्वारा जो नई मिट्टी बहाकर लाई जाती है उसको बोला जाता है क्या जी?
नाम ही गलत हो गया क्या। तो बता देना खादर। जो नदियों द्वारा मिट्टी पहले लाई गई थी यानी पुरानी मिट्टी, कौन सी मिट्टी, पुरानी मिट्टी, उसको बोला जाता है क्या जी, बागर। ये थोड़ा ऊंचाई पर होता है, नदी से थोड़ा ऊंचाई पर होता है, जहां नदी का पानी नहीं जाता, यानी जहां नदी का पानी नहीं जाएगा तो वहां पुरानी मिट्टी होगी। तो यहां पुरानी मिट्टी पाई जाती है, नदी द्वारा बहुत पहले लाई गई थी, जहां वो मिट्टी जमा हो गई वो क्षेत्र ऊंचा हो गया, वहां पानी नहीं पहुंचता। और ये है नई मिट्टी। नई मिट्टी यानी प्रत्येक साल नदी लेकर आती है, उपजाऊ होती है, क्या होती है, उपजाऊ होती है। आज के बाद आपको ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि खादर क्या है, बागर क्या है। खादर बिल्कुल जी नई मिट्टी, बागर पुरानी, खादर नई। हमको ज्यादा फसल के लिए क्या उपयोग करना चाहिए, खाद, क्या, खाद। तो ये खादर से ही बना है, खाद शब्द से खादर बना है, बागर पुराना। हरियाणा में पहाड़ी भाषा में चो कहा जाता है, हरियाणा में पहाड़ी भाषा में चो कहा जाता है। बताओ स्थानीय भाषा में चौक किसे कहा जाता है, मुझे ये बता दो। पहाड़ी छोड़ो, स्थानीय भाषा में। यमुना व घग्गर नदियों के मध्य उपजाऊ मैदान को नहीं जी, ये तो जलोढ़ का मैदान है। किसका है, जलोढ़। अभी बात करके आए थे, इसको अपने हम कहते हैं खादर, क्या कहते हैं, खादर। ठीक है। अरावली के पथरीले प्रदेश, ना जी ना। इसका उत्तर होगा गिरिपाद मैदान में नदियों द्वारा निर्मित खड्डा। क्या, नदियों द्वारा निर्मित खड्डों को क्या कहा जाता है, चो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चो कहा जाता है। ये क्वेश्चन हमने नहीं किया था, किंतु हमने बाकी सब चीज की थी कि यमुना और घग्गर के बीच के मैदान को क्या कहते हैं, हमको पता है। अरावली के पथरीले प्रदेश को कुछ नहीं कहते, हमको ये भी पता है। बालू के टिब्बों को हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, टिब्बे ही कहते हैं। और वैसे ज्योग्राफी की भाषा में बरखान कहते हैं, और कहीं कहीं हम स्तूप भी यूज करते हैं, स्तूप। चले, चलो जी अगले क्वेश्चन पर। घग्गर यमुना के दोआब मैदान में कौन सी नदी बहती है, ओहो ये क्वेश्चन बताओ। घग्गर यमुना के दोआब में, दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। कहां का क्षेत्र, दो नदियों के बीच का, यानी दो आबों के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो आप बताओगे सर दोआब कहलाता है। अब सुनो, फिर वापिस मैप पर आइए। ये लो जी मैप आ गया आपके सामने, आ गया मैप। हमने उस दिन चर्चा किया था, क्या चर्चा किया था, एक बार फिर कर लेते हैं। ये लो जी, यहां पड़ता है उत्तराखंड, क्या पड़ता है, उत्तराखंड। सीधा मैं यूके लिखता हूं, यूके। और यूके से एक नदी निकलती है यमुना। ये यमुना हमारे यमुनानगर में प्रवेश करती है, इस प्रकार बहती 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 फरीदाबाद पलवल से होते हुए आगे चली जाती है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे पता है प्रयाग में जाकर गंगा जी में मिल जाती है। इधर एक नदी है कौन सी, घग्गर, हिमाचल प्रदेश की कालका माता की पहाड़ियों के समीप से निकलती है, इस प्रकार वो घग्गर बहती है भैया ऐसे, आगे राजस्थान चली जाती है। इनके बीच इनकी कई सहायक नदियां इस प्रकार, पता है आपको, इन क्षेत्र में कुछ नदियां बहती है, उन नदियों की बात हो रही है। तो हमने उस दिन देखा था कि कौन सी किसकी सहायक नदी है, और सहायक नदियों में हमने नाम लिया था, वो नाम आपके याद होने चाहिए। ये लो जी, तो इसका उत्तर मारकंडा सही है, सरस्वती सही है, सोतांग सही होगा या नहीं, तो इसका उत्तर सभी होगा। क्या होगा, सभी होगा, क्योंकि इसी क्षेत्र में तो बहती है सभी नदियां, यही तो है नदियां सारी, ऐसे थोड़ी नीचे नदियां नहीं, यही है सभी नदियां, मुख्य मुख्य इस क्षेत्र के बीच बहती है। चलो
हरियाणा की जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार है, बस अपने को इतनी याद रखनी है, 2,63,00,000, 2,53,00,000, 2,51,00,000, 2,72,00,000। बताओ ये आपको आंकड़ा याद है या नहीं, बताओ, कीजिए कमेंट, याद है तो। अब मेरे ख्याल से लफड़ा हो रहा है आपके। वी वी वाह भैया, हमने कुछ डाटा देखे थे एक दिन कि भारत की पहली जनगणना कब हुई, दूसरी कौन सी कब हुई। भारत की प्रथम जनगणना, प्रथम भारत की जनगणना, प्रथम जनगणना हमने कब की थी बताओ। और हमने प्रथम दशकीय जनगणना कब शुरू की थी, प्रथम दशकीय यानी 10 सालों के बाद वाली दशकीय गणना कब शुरू की थी। और हरियाणा की प्रथम गणना, हरियाणा की प्रथम, ये 3 डाटा हमने पीछे देखे थे, बताओ मुझे। और नवीन हमको पता ही है कौन सी है, 2011 जनगणना। अब करो कमेंट ये सब के सब, किसको कितना आता है बताओ जी। सबसे पहले 1872 किसने बताया जी, ये गीता ने, फिर मनीषा ने, रीना कह रही है 1967, नहीं जी नहीं। अब मैं आपको कुछ अच्छी बातें बताऊंगा, सुनो। पहली जनगणना हुई थी हमारे 1872 में, भारत की बात हो रही है, ये लो जी 1872, किंतु ये पूरे भारत में नहीं हुई थी। इसके बाद 1881 में, कब, 1881 में जनगणना हुई। इस दौरान निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 10 साल बाद भारत में जनगणना होगी। सिस्टेमेटिक जनगणना बोला जाता है कि भारत की पहली सिस्टेमेटिक जनगणना कब हुई, तो 1881 में। सीधा पूछे प्रथम जनगणना तो 1872 में। हरियाणा की प्रथम जनगणना मानी जाती है 1971 में, क्योंकि यहां तय कर दिया था कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होगी। तो अब आप प्रत्येक 10 साल काट के देखो तो 71 में होगी। 2011 की जनगणना आपको पता है, तो भारत की 2011 वाली जनगणना कौन सी है, तो बताओ। ये 15वीं जनगणना है, कौन सी है, 15वीं जनगणना है, भारत की बात हो रही है। और हरियाणा की कब थी, 1971 में। इसके बाद 10 साल के बाद देखें तो हमारे जनगणना होनी थी 2021 में, किंतु इस बार आ गया कोरोना। जनगणना शुरू हो गई थी, हरियाणा से ही शुरू हुई थी, किंतु भैया कोरोना खा गया हमको, कोरोना की वजह से ये जनगणना नहीं हुई। इसका उत्तर आपको पता चल गया। चलो जी, ये तो भी कर लिया। ये बताओ, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के किस जिले का लिंगानुपात न्यूनतम है, यानी किसका लिंगानुपात कम है, कमेंट कीजिए, किसका लिंगानुपात कम है, बताओ जी। गुरुग्राम का, किसका है, गुरुग्राम का, बिल्कुल गुरुग्राम का लिंगानुपात कम है। और सर्वाधिक है मेवात का, किसका है, मेवात का। गुरुग्राम के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सबसे ज्यादा साक्षर है, किंतु लिंगानुपात कम है। एक विशेष बात और बता दूं, आज सर का कैंप है, कैंप लगा हुआ है, तो सर कैंप में बिजी है, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेट आएंगे। अगर आप कहो कि सर आप क्लास चलने दो तो मैं आगे चलने देता हूं, अगर आप कहो कि सर आपका मूड है तो करा दो, अगर नहीं है तो मत कराओ, बाकी तेरी शक्ल से हम थक चुके हैं, बंद कर चुके हैं। बताओ, मन्नू मन्नू लेट हो गए, कल भी नहीं हुई थी कि क्लास, कल नहीं हुई थी, मुझे तो पता नहीं जी, नहीं हुई थी। इसका उत्तर गुरुग्राम होगा, बाकी आप बता दो, मैं ये चलने देता हूं कुछ देर। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किस समिति की अनुशंसा पर हुआ था, कौन सी समिति की सिफारिश पर हुआ था, इंदिरा गांधी, सर छोटू राम, सरदार हुकम सिंह या लाल बहादुर शास्त्री, बताओ जी, इसका उत्तर क्या होगा, बताओ। तो आपको पता है सरदार हुकम सिंह ने सिफारिश की थी कि हरियाणा को एक नया राज्य मानना चाहिए, नया राज्य बनाना चाहिए,
और इसी समिति की सिफारिश पर एक आयोग बना था जिसका नाम था सीमा आयोग। कौन सा आयोग है? सीमा आयोग है। कौन सा आयोग है? सीमा आयोग है। किंतु यहां सीमा आयोग ऑप्शन में नहीं है, तो इसका उत्तर क्या होगा? तो मेरे मित्रों सरदार हुकम सिंह होगा। क्या होगा? सरदार हुकम सिंह। इस सीमा आयोग ने तय किया था कि ये सीमा हरियाणा की होगी, ये होगी पंजाब की। किसकी? पंजाब की। जब आपसे पूछे कि जब हरियाणा बना, क्या बना? हरियाणा बना, तब संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? तो संविधान संशोधन कौन सा था? तो संशोधन था कौन सा जी? बताओ कमेंट करके। तो आप बताओगे सर 18वां। कौन सा? 18वां संविधान संशोधन था। और राज्य बना हरियाणा भारत का 17वां। कौन सा बना? 17वां। और इस टाइम देश की पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के समय हमारा क्या बना था? हरियाणा बना था। चलो जी। सर छोटू राम की बात करूं तो सर छोटू राम का जन्म होता है गढ़ी सांपला रोहतक के अंदर। आगे बात करेंगे इनकी। लाल बहादुर शास्त्री किसान नेता थे। चलो, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 1 नवंबर 1966 को भारत के 17वें राज्य के रूप में हरियाणा का गठन हुआ? किस संविधान संशोधन के तहत? अब संविधान संशोधन की बात हो रही है, तो बताओ किस संविधान संशोधन के तहत? शर्मिला गीता डी बता रही है। बाकी क्या बता रहे हो? 18वां। बिल्कुल। 17वां राज्य बनाया गया कौन से संशोधन के तहत? 18वें। किंतु मैंने एक दिन आपको कुछ चीजें बताई थी। क्या बताई थी? राज्यपाल से संबंधित। तो राज्यपाल से संबंधित क्या चीजें थी वो आपको मैं दोबारा बताता हूं। 7वें संविधान संशोधन द्वारा तय किया गया किसको? एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का क्या बनाया जा सकता है? राज्यपाल। ये संशोधन किया गया था 7वां 1956 में। कब किया गया था? 7वां। किससे संबंधित है? राज्यपाल से संबंधित। किससे संबंधित? राज्यपाल से संबंधित है। याद है राज्यपाल आपके या नहीं है? हमने चर्चा किया था कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक है राज्यपाल होगा। ये लो जी, राज्यपाल कौन से अनुच्छेद के तहत है? 153 की। आपके इतने डिटेल से नहीं पूछा जाता क्योंकि नर्सिंग के स्टूडेंट हो। इसके बाद 154 में हमने चर्चा किया था कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति, कौन सी? समस्त कार्यपालिका शक्ति किस में निहित तो होगी? तो आप बताओगे सर राज्यपाल में। किस में होगी? राज्यपाल में निहित तो होगी। ये हमने। इसके बाद 155 इसमें पढ़ी थी राज्यपाल की नियुक्ति, कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। 156 में देखा था कितने वर्ष के लिए करेगा, यानी कार्यकाल क्या था? याद है? 157 में क्या देखा था? 158 में क्या देखा था? 159 में क्या देखा था? ये सब आपके याद होने चाहिए। कितनी शर्तें थी, कितनी योग्यता थी और कितनी शपथ लेनी थी, ये सब याद है आपके या नहीं याद है? बिल्कुल जी। चलो, ये बातें आपको मैंने पहले पढ़ा दी है। यहाँ शर्तें और योग्यता आती है। आओ, हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? ओहो, हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सरल है बिल्कुल। हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? आप बता दो मुझे कमेंट करके, कब मनाया जाता है? कीजिए जी कमेंट। 1 नवंबर, 13 नवंबर, 1 दिसंबर या 1 जनवरी? तो उत्तर होगा 1 नवंबर 1966 के दिन हरियाणा पैदा हुआ था। हरियाणा पंजाब से टूटकर। कभी आपसे पूछ ले कि हरियाणा बनाया गया तब पंजाब के किस हिस्से को तोड़ा गया था? पंजाब को कौन सा भाग मिला और हरियाणा को कौन सा मिला? तो एक बार मैप देखो, अगर याद है तो बताने की आवश्यकता नहीं, अगर नहीं याद तो ये लो जी मैप आ गया आपके सामने। ये लो जी मैप है, दिख रहा है आपको? ये देखो, हरियाणा के कौन से हिस्से को तोड़ा गया था? तो हरियाणा के दक्षिण पूर्वी हिस्से को, सॉरी पंजाब के दक्षिण पूर्वी हिस्से को तोड़ा गया था।
ये देखो, ये अपना पंजाब है और इधर हरियाणा है, इसके इस क्षेत्र को तोड़ा गया था बीच से, तो ये कौन सा हो गया, दक्षिण पूर्वी हिस्सा, इस क्षेत्र को तोड़ा गया था। चलो, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे, पूछा गया हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे, वीएन चक्रवर्ती, धर्मवीर, आर.एस. नरूला या जी.डी. तापसी। 1966 को हरियाणा बनते ही प्रथम राज्यपाल बनाया गया, प्रथम सीएम बनाया गया, तो प्रथम राज्यपाल बनाया गया श्री धर्मवीर को। किसको बनाया गया, श्री धर्मवीर को। लगभग ये कितने माह तक रहे थे, तो लगभग 10 माह तक। कितने माह तक रहे थे, ये केवल 10 माह रहे थे। और सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका था आज तक, तो सर्वाधिक लंबा वीएन चक्रवर्ती का। इन्हीं के समय हरियाणा में क्या लगा था, प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 में वीएन चक्रवर्ती के समय। चले 10 मंथ, बिल्कुल, वाह गीता जी, क्या तैयारी है आपकी, वेरी गुड। हरियाणा गठन के पश्चात किसे हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया, हरियाणा के गठन के तुरंत बाद पूछा है, भगवत दयाल शर्मा, वीएन चक्रवर्ती, राव वीरेंद्र सिंह या बंसीलाल, बताओ। तो इसका उत्तर आप बता दोगे, मुझे पता है, ए होगा। क्या होगा, ए होगा, भगवत दयाल शर्मा। चले, चलो फिर, हरियाणा में सर्वाधिक लंबी सेवा देने वाले या रहने वाले राज्यपाल थे धर्मवीर जी, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, रजीत सिंह नरूला या जयसुख लाल हाथी। तो ये आपको पता है, पहले का मैंने बताया था 10 माह। और सर्वाधिक लंबा कार्यकाल आज तक की बात करें 2025 तक की, तो सबसे लंबा किसका है, कल को किसी और का हो सकता है भैया, कल आपको रिकॉर्डेड क्लासें देखो बाद में, तो आप कहो कि सर झूठ बोल रहे हो, इसका है। मैं आज तक की बात कर रहा हूं, वीरेंद्र का होगा। किसका होगा, वीएन चक्रवर्ती का होगा। इसी के समय हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। पूछ ले कि पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा उस टाइम राज्यपाल कौन थे, वीएन चक्रवर्ती। हरियाणा में सर्वप्रथम किस विधानसभा में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, ओहो हो, पहली बार प्रथम में लगा था, द्वितीय में लगा था, तृतीय में लगा था, तो भैया 1967 में लगा था। अब मुझे ये बता दो 1967 में कौन सी विधानसभा चल रही थी, करो कमेंट। अब मुझे नहीं पता भैया। 3 बार शासन लगा है अपने राष्ट्रपति, कितनी बार लगा है, 3 बार। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन। ये लो जी, राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है, तो आप बताओगे सर 3 बार। कितनी बार, 3 बार। ये 3 बार, प्रथम बार, सेकंड बार, तीसरी बार। प्रथम बार 1967, 77, 92, इन 3 बार शासन लगा है हरियाणा में राष्ट्रपति। अब मुझे ये बता दो द्वितीय में, बिल्कुल जी द्वितीय में लगा था। चले, चलो, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा चुनाव क्षेत्र है, यानी सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र या सर्वाधिक विधानसभा किस जिले में है, गुरुग्राम में, पानीपत में, हिसार में, यमुनानगर में, करो कमेंट। गीता जी बता रही है 67, 77, 92, वाह भाई वाह गीता जी, पहली बार 21 नवंबर 1967 को, वाह भाई वाह, अति दिल खुश कर दिया। न्यू लागे, आज तो मैं अमर हो जाऊंगा। ते फिर न्यू बताओ मने ये प्रश्न रो उत्तर कहीं हो सी, गुरुग्राम होएगो, पानीपत होएगो, हिसार होए लो या फिर यमुनानगर। ई प्रश्न रो उत्तर आप सगड़ान बेरो है के हो सी, तो आप बता दीजिए सी हो सी, कहीं हो सी, सी हो सी, यानी हिसार। कितने हैं तो बता देना, 7 है। कितने क्षेत्र हैं, 7 है जी। चले, चलो जी चलते हैं, 7 विधानसभा क्षेत्र है इसके अंदर। अगलो प्रश्न आप स्क्रीन पर हो रहे हो, कहीं पूछे हरियाणा राज्य की कार्यपालिका रो संवैधानिक प्रमुख कौन हुए, समझ में आ रही है, राजस्थानी थोड़ी सी यूज कर रहा हूं, तो बताओ संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, उप मुख्यमंत्री होता है या विधानसभा अध्यक्ष होता है। तो संवैधानिक तो मैंने पहले ही बताया,
क्या बताया कि आर्टिकल किसके तहत, 154 के तहत, किसके तहत, 154 के तहत संवैधानिक मुखिया होता है राज्यपाल। क्या होता है, राज्यपाल। कौन सा पाल, राज्यपाल। किंतु वास्तविक मुखिया कौन होता है, वास्तविक मुखिया होता है मुख्यमंत्री। कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। आपका उत्तर एकदम सही आ रहा है, राज्यपाल। क्या आ रहा है, राज्यपाल। राज्यपाल से संबंधित आपको 3-4 बातें याद रखनी है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है, और राज्य में एक होता है या दो होता है, तो एक ही होता है, ठीक है। और मुख्यमंत्री वास्तविक होता है, और कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो बता देना, राज्यपाल। चलो, हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम बोलो या महिला बोलो, मीरा कुमार होगा, सुमित्रा महाजन, सन्नो देवी या संतोष यादव। चलो जी, इसका उत्तर आने दो, आने क्या दो, आ गया सन्नो देवी सबका। जीना, शर्मिला, बबीता, बिल्कुल जी, अंजू, मनीषा रानी। चलो जी, सही है सबका, सी होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बड़ा शानदार क्वेश्चन आ रहा है, ये लो जी। क्या क्वेश्चन है, कति आखिरी क्वेश्चन है। पूछा गया हरियाणा विधानसभा में वर्तमान में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, यानी रिजर्व सीटों की बात हो रही है। 10 है, 17 है, 21 है, 23 है। चलो मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा कर लूं फिर आपके साथ। अपने पूछे 1966 में कितनी विधानसभा सीटें थी, तो आप बताओगे सर 54 थी। कितनी थी, 54। 2025 में कितनी है हमारे, 90 सीटें। और सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए, सरकार बनाने हेतु, बनाने हेतु, तो सरकार बनाने हेतु हमको सीटें चाहिए 50% एक है, यानी 90 सीटों का 50% होना चाहिए और एक सीट प्लस में होनी चाहिए। तो सरकार बनाने हेतु हमको सीटें चाहिए कितनी जी, वर्तमान में 46 सीटें। कितनी चाहिए, 46। किंतु हमारी सरकारें, हमारा समाज कहता है कि एससी और एसटी को, किसको, एससी और एसटी को भी आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि भैया लोगों का उत्थान जरूरी है। तो इनको हमने क्या दे रखी है, तो सीटें आरक्षित दे रखी है। हमने किसने, यानी संविधान ने दे रखी है। हमारा जोर चले तो जनता को खा जाए लोग, हमारा मतलब नेताओं का जोर चले तो खा जाए, बेच दे देश को। और इनके लिए अपने हरियाणा में कितनी सीटें आरक्षित है, 17। कितनी है, 17 सीटें आरक्षित है, बिल्कुल जी। पहले विधानसभा में 54 थी आरक्षित, नहीं कुल सीट, वर्तमान में 90। और सरकार बनाने हेतु कितने चाहिए, 50% में एक सीट होनी चाहिए। गठबंधन की भी सरकारें बना सकते हैं। चलो चलते हैं, ये लो जी। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम परिसीमन, परिसीमन का मतलब होता है जो सीटें तय करता है। एक आयोग बनाया जाता है, वो तय करता है कि कितनी सीटें होनी चाहिए। ये आयोग होता है परिसीमन आयोग। ये बताता है कि किस राज्य में कितनी होनी चाहिए। जनसंख्या के आधार पर सीटें बांटी जाती है, ना कि क्षेत्रफल के आधार पर। यह भी आपको विशेष याद रखना है, जनसंख्या के आधार पर होती है सीटें। बड़ा क्षेत्रफल होगा तो जरूरी नहीं ज्यादा सीटें, जनसंख्या ज्यादा होगी तो सीटें ज्यादा होगी। बताओ कितने सीटें थी, 35, 43, 54, 56। सबका उत्तर क्या आ रहा है, 56 आ रहा है, तो बिल्कुल जी उत्तर क्या होगा, सॉरी 56 क्या 54 आ रहा है, तो उत्तर होगा 54। क्या होगा, 54 होगा। और वर्तमान में 90 है। आपसे पूछ ले कि हरियाणा की तरफ से कितने सांसद जाते हैं संसद में, हमारे सांसद कितने हैं हरियाणा के, ये बताओ उत्तर। ये लो जी, सांसद, सांसद कितने हैं, सोच के जवाब देना। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन पूछा है। आप ऐसे सोचोगे ऐसे वैसे क्वेश्चन पूछ लिया, फद्दू है, नहीं जी फद्दू क्वेश्चन नहीं, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। बताओ इसका उत्तर, बताओ मुझे।
इसका उत्तर चाहिए। सांसद कितने जाते हैं, कमेंट कीजिए। सांसद 5। सुनो, सांसद कहां जाते हैं? जो संसद के अंदर चुन के जाते हैं उनको बोला जाता है सांसद। किसके अंदर? संसद के अंदर। संसद लिख देता हूं मैं ऊपर, ये लो जी संसद। संसद के अंदर जो व्यक्ति जाते हैं सांसद कहलाते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं? 2 होते हैं। एक का नाम होता है लोकसभा। कौन सा सदन होता है? लोकसभा। होता है या नहीं होता? और एक का नाम होता है राज्यसभा। क्या होता है? राज्यसभा। ये लो जी राज्यसभा। राज्यसभा में अपने हरियाणा से जाते हैं 5 व्यक्ति और लोकसभा में जाते हैं 10 से। और कुल कितने सांसद जाते हैं हमारे? 15। कितने जाते हैं? 15। किंतु आपसे पूछ ले कि हरियाणा में लोकसभा के कितने सांसद है और राज्यसभा के कितने सांसद है, तो राज्यसभा सीटें हैं 5, लोकसभा है 10। किंतु आपसे कुल सांसद पूछे तो उत्तर होगा 15, क्योंकि दोनों सदन में जाने वाले व्यक्ति सांसद ही कहलाते हैं। तो लोकसभा सीट है 10, राज्यसभा है 5 और विधानसभा है 10 से। ये बात आपको याद रखनी होगी। चलो फिर, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल, ये तो आपने कर लिया था। चलो, ये थी अपनी आज की बड़ी शानदार क्लास। अब मुझे न्यू बताओ, थाने खटे न्यू लाग्योगे क्लास माई कमी है? जे थाने इया लाग्यो क्लास रे माई कमी है तो आ गलती थारी है, मारी कोनी है, क्योंकि थे ध्यान लगा रहे कौन पढ़ दियो है। ना जी ना, ओके। टाबरिया रोन लाग रहे हैं सर जी। ओ तेरी आवाज आती है उनकी बाहर से? जो भी रोने की आवाज आ रही थी क्या? ना जी कती वही लगी। अच्छा, ये वॉइस आती है ये बाहर वाली? बताना एक बार, ये बाहर कुछ, अभी तो दिवाली आने वाली है तो सभी दिवाली अपनी अपने अपने पटाखों के साथ मनाएंगे। दूसरे की फुलझड़ी को छेड़ने का प्रयास ना करे भैया, खुद के पटाखों के साथ ही सुरक्षित रहें। आती है सर, कुछ कहते नहीं जी। मेरा टाबरिया रोया? अच्छा जी, बाहर भी रो रहे थे। आपने जब कमेंट किया था तभी बाहर से रोने की आवाज आ रही थी। ये होती है मिसअंडरस्टैंडिंग। तो करते हैं फिर समाप्त क्लास। अब 1-2 दिन क्वेश्चन करवाऊं या थ्योरी चलने दूं, ये और बता दो। आती है जी, कभी कभी यहाँ आती है जी। आप कहो तो मैं 1-2 दिन MCQ करवा दूंगा। इसके बाद आप कहो कि सर PYQ करवाओ, या फिर हमको तो भैया थ्योरी चलने दो, हमको इन चीजों से कोई मतलब नहीं। नहीं तो ये पढ़ेंगे, नहीं ये पढ़ेंगे, हमको तो थ्योरी बता, तेरा काम कर। क्वेश्चन ठीक है जी, चलो क्वेश्चन करवाएंगे कुछ दिन आपको। कुछ बनाए हुए हैं, कुछ बनवाएंगे, क्या करें जी। तो करते हैं फिर समाप्त क्लास। आप आए, इतनी देर मुझे सुना। किसी के बच्चे रो रहे हैं, किसी का बाबू रो रहा है, किसी के बाबू सोना का मैसेज आया है कि ऐसा क्या पढ़ने लग गए। जब मैं पढ़ाता हूं, ये ऑनलाइन पढ़ाई का एक लफड़ा हो रहा है। जब ऑफलाइन पढ़ते हैं तब तो ठीक होता है, तब ऑनलाइन फोन हमारे हाथ में हो और हमारी स्क्रीन पर जब क्या आ जाते हैं, स्टिकर के साथ मैसेज। यानी कुछ लोग ऐसे लगातार स्टिकर के साथ मैसेज भेजते हैं, हम कुछ देर नहीं देखते कि चल बढ़ने दे, पढ़ेंगे। फिर भैया इसकी ये इमोजी शुरू हो जाती है, फिर भी हम नहीं देखते। लास्ट में भैया ये शुरू हो जाते हैं आने, तो हमको लगता है मर गया लगता है। तो ये ऑनलाइन पढ़ाई थोड़ी दुख भी देती है इन स्टिकरों की वजह से। अगर इन लगातार इन स्टिकरों के साथ मैसेज आए तो हमको मैसेज देखने पड़ते हैं कि पता नहीं बाबू भूखा है या नहीं। ये भी तो लफड़ा होता है ना, ऑनलाइन पढ़ाई का बड़ा लफड़ा होता है। चलो जी,
करते हैं फिर समाप्त। मिलते हैं कल ठीक इसी टाइम। तो आप क्लास अटेंड करना, महत्वपूर्ण क्लास होगी, बड़ी शानदार क्लास होगी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। सर आने वाले हैं, आते ही आपकी क्लास ले लेंगे। अगर नहीं आए तो आज क्लास लेट होगी। ठीक है।